पुरअसरार कहानियों में एडवेंचर, सस्पेंस और क्राइम स्टोरी तो शामिल होती है, लेकिन उनमें मजाक का अंसर शामिल करना एक मुश्किल तरीन काम है। ज़ैर नज़र स्टोरी में ये अनोखी खूबी पैदा की गई है और फ़राईन मिस्र की लातादाद पुरअसरार कहानियों में उसके हैरत अंगेज दास्तान की शमूलियत एक मुनफरिद अमल है, और जहां उसमें लम्हा लम्हा सनसी है वहां बेख्तियार कहके भी शामिल हैं। एडवेंचर, सस्पेंस और तंदो मज़ा से भरपूर नावल M.A. राहत के कलम से ताबूत। खूब पुरलतुफ बात है, अस्करी को एक लम्हा करार नहीं। जानते हो कि इस दौरान उसने क्या किया है? अबू सलमान की बेटी से सहारा में तुम्हारी मुलाकात हुई। अस्करी की छोटी बेटी संदल अस्करी ताबा की दोस्त है। चुनाचा वो फ़ौरन से मिल बैठी और ये बात उड़ा ले गई कि ताबा की मुलाकात मेरी कोठी पर तुमसे हुई थी। उसने दूसरी बेटी को तुम्हारे पास भेज दिया और ख़ुद जानते हो कि कहाँ गया था वो। हाँ, तुम सफूलत नामी किसी शख्स को जानते हो? सफूलत? और मैंने ज़हन पर जोर देते हुए कहा, जुराइम पेशा शख्स है, किराए का कातिल और एक बदनाम होटल का मालिक। वो सफूलत से घंटे तक गुफ्तगू करता रहा और दो सूरतें हैं, या तो वह सफूलत के ज़रिए तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई करना चाहता है, या फिर सफूलत उन लोगों में से है जिन्होंने अस्करी के इशारे पर तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई की होगी। अस्करी उनसे ये पूछने गया होगा कि वह नाकाम क्यों रहे। बिल्कुल ठीक। और मैंने फंसी आवाज़ में कहा, ये अल्फाज ज़रा परेशान कुन थे कि किसी जुराइम पेशा शख्स की खिदमत मेरे लिए हासिल की जा रही हैं। उसी वक्त अब्दुल्ला ने कहा, और सफूलत को अब तक अगवा किया जा चुका होगा, और अगर थोड़ी देर के अंदर अंदर हमें उसके अगवा के बारे में इत्तला ना मिल गई तो सुबह यह काम ज़रूर हो जाएगा, और मेरे आदमी उसके पीछे हैं। बिल्कुल ठीक। और मेरी आवाज़ साफ हो गई। काम पूरे ज़ोर शोर से जारी हो गया और बहुत जल्द नतीजा बरामद हो जाएगा, और मैंने तुम्हारे मुहावजों की तादाद बढ़ा दी है, और उसके बावजूद ये पिस्तौल रख लो। उसने स्याह रंग का खौफनाक पिस्तौल मेरे हाथ में थमा दिया, और अब ये मैं उसे कैसे बता सकता था कि आलम ख्वाब में तो मैंने टैंक भी चलाए हैं, लेकिन आलम होश में पहली बार पिस्तौल पकड़ रहा हूँ, और इस बात पर हैरान हो रहा हूँ कि इतना वज़नी होता है। ताहम मैंने पिस्तौल लेकर अपनी जेब में डाल लिया। मैं तुमसे बहुत कम मुलाकात करना चाहता हूँ। मुमकिन है कि उसके बाद कई दिन तक तुमसे मुलाकात ना हो। कुछ ज़रूरी कागजात में दिखाना चाहता हूँ जो मिस्टर अस्करी के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करने के सिलसिले में तैयार किए गए हैं, और उन्हें एक निगाह देख लो और मुझे बताओ कि क्या ये दुरुस्त हैं, और ये उस जायदाद और दौलत की तफसील है जो तुम्हारा विरसा है। और अब्दुल्ला ने एक कागज़ मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा। मैंने सरसरी निगाह देखकर कागजात पर अब्दुल्ला को वापस कर दिए और तफसील पढ़कर चक्कर आ रहा था। और तुम पर हमले की रिपोर्ट सफूलत पर कब्जा करने के बाद दर्ज की गई है। मैं बगैर सबूत के कोई काम नहीं करता, और बाकी ये तुम्हारे सिर्फ ये दावे के कागजात हैं, और कल सुबह मैं इन सब की नकूल तुम्हें मुहैया कर दूंगा ताकि तुम अच्छी तरह पढ़ लो और उसके बाद दस्तखत कर दो। बिल्कुल ठीक। और मैंने जवाब दिया। अब्दुल्ला इंतज़ार करता रहा, और फिर उसने कलाई पर बंदी घड़ी देकर कहा, मेरे ख्याल में आज काम नहीं हो सका, और कल की पूरी कहानी मैं किसी ज़रिए से तुम तक पहुंचा दूंगा। और हाँ, इस दौरान अगर अस्करी की तरफ से दोबारा कोशिश हो तो तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है, और मेरा मतलब है कि उसके पास किसी तौर पर ना जाना। मैंने गर्दन हरा दी और दोबारा मास्क चेहरे पर चढ़ाई, और उसके बाद मशरकी के साथ सहारा वापस आ गया। जेब पिस्तौल के वजन से लटक रही थी और मेरे ज़हन पर हौर सवार था। देर तक सोचता रहा और ख़ुद को तसल्लियाँ देता रहा कि जो आम लोग आलीशान कोठियों के मालिक हैं, बड़े बड़े कारोबार संभाले हुए हैं और ख़तरात से गुजर कर ही ये हैसियत हासिल करते हैं, उन्हें ये दौलत प्लेट में रखी नहीं मिल जाती, और अमल की दुनिया ख्वाबों की दुनिया से मुख्तलिफ है। कुछ बनने के लिए बहुत कुछ करना होता है, और फिर मैं तो डबल क्रॉस कर रहा था, और अब्दुल्ला को भी और अस्करी को भी, क्योंकि वो मैं नहीं था और जो ये दोनों समझ रहे थे, और इसलिए हिम्मत से काम लेना था। रात को कई बार आंख खुली और उसी वजह से सुबह को बहुत देर से जागा, और गुस्ल वगैरह से फारग होकर रूम सर्विस को फ़ोन करके नाश्ता तलब किया, और फिर नाश्ते में मसरूफ़ हो गया। अब तबीयत संभल गई थी और फैसला कर लिया
کہ ہر طرح کے حالات سے مقابلہ کرنے کی کوشش کروں اور اسی میں راہ نجات ہے۔ اگر خوف زدہ ہو گیا تو بعد کی زندگی اور بھی خطرناک تھی، اور ابھی تک عبداللہ کے ہاتھوں میں کھیلتا رہا تھا، لیکن اب میں خود بھی میدان عمل میں اترنا چاہتا تھا اور اس کے لیے ہمت درکار تھی۔ سوچنے کے لیے بہت کچھ تھا۔ عبداللہ اور اس کی بھتیجی کی شخصیت ہنوز پر اصرار تھی، اور یہ لوگ میرے لیے اتنی تگ و دو کر رہے تھے، اور ان کا بھی کوئی مفاد پہنا ہوگا۔ یہ بات کافی وزنی تھی اور ابھی تک میں نے اس کے بارے میں نہیں سوچا تھا، لیکن قابل غور بات تھی۔ کسی نے دروازے پر دستک دی تو میں چونک پڑا اور جیب تھپ تھپائی اور پستول کی موجودگی کا یقین کر کے دروازہ کھول دیا، لیکن آنے والے کو دیکھ کر چونک پڑا، اور یہ تابہ سلمان تھی۔ ہیلو، اور اس نے سنجیدگی سے کہا، ہیلو تابہ، آؤ، خوش آمدید۔ تابہ مسکرائے بغیر اندر آ گئی، اور اطلاع مل چکی ہے۔ کیسی اطلاع؟ مسٹر عبداللہ کو قتل کر دیا گیا، اور تابہ نے جواب دیا، اور محاورتاً نہیں، حقیقتاً میں اچھل پڑا۔ یہ خبر میرے لیے بم کے دھماکے سے کم نہیں تھی، اور چند لمحات تک تو میری آواز بھی نہیں نکلی، اور میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے تابہ کو دیکھتا رہا، اور اس کی بھتیجی شاید بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئی تھی، لیکن باوثوق اطلاع ہے کہ وہ بھی شدید زخمی ہوئی ہے۔ اور مسٹر عبداللہ کو کس نے قتل کیا؟ ایک جرائم پیشہ شخص ہے، سفولت نے، لیکن وہ خود بھی مسٹر عبداللہ کے ہاتھوں مارا گیا، اور دونوں میں سخت مقابلہ ہوا تھا، اور مسٹر عبداللہ شدید زخمی ہو گئے ہیں، لیکن اس حالت میں بھی انہوں نے سفولت پر گولیاں چلائیں اور اسے ہلاک کر دیا۔ اور بہت پریشان کن اطلاع ہے تابہ، تمہارے نہ چاہنے کے باوجود بھی میں یہاں آ گئی، کیونکہ میں نے سوچا کہ شاید تمہیں اطلاع نہ ملی ہو، اور میرے نہ چاہنے کے باوجود ظاہر ہے کہ تمہارا یہاں قیام ہے، لیکن تم نے مجھے گوارا نہ کیا، بلکہ مجھے فون بھی نہ کیا جبکہ تم نے وعدہ کیا تھا۔ مجھے یقین ہے تابہ کہ میری پریشانیوں کا حال سن کر تم مجھے اس کے لیے معاف کر دو گی، اور تمہارے دل شکنی مجھے منظور نہیں تھی، لیکن میں پریشان کن حالات کا شکار ہوں تابہ، اور اب تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میری مصیبتوں کے دن قریب آ گئے ہوں۔ اور میں نے افسردگی سے کہا، یہ حقیقت تھی کہ عبداللہ ایڈوکیٹ کی موت نے مجھے نڈھال کر دیا، اور میں ایک طرح سے لاوارث ہو گیا تھا، اور یہاں وہی میری کفالت کر رہا تھا، ورنہ کیا ذریعہ تھا میرے پاس؟ کم وقت عسکری چال چلے جا رہا تھا، اور یہ بات میں جانتا تھا کہ سفولت بذات خود عبداللہ کا قاتل نہیں، بلکہ شاید وہ عبداللہ کی گولی سے ہلاک بھی نہیں ہوا ہوگا، اور عبداللہ کو ہلاک کرنے کے بعد عسکری نے فوری طور پر کسی اور کے ذریعے سفولت کو بھی قتل کروا دیا، تاکہ اس کا راز راز ہی رہے۔ موت کا یہ خطرہ میرے سر پر بھی منڈلا رہا تھا، اور تابہ دیر تک میرے ساتھ رہی، اور پھر اس نے اپنی خدمات پیش کرتے ہوئے کہا، اگر تم کوئی الجھن محسوس کرو یا پریشانی کا شکار ہو تو میں ایک دوست کی حیثیت سے تمہیں ہر قسم کی سہولتیں بہم پہنچاؤں گی، اور دل چاہے تو اعتبار کر لینا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا، اور جب وہ چلی گئی تو سر پکڑ کر اپنے کمرے میں آ بیٹھا۔ رباب بیچاری زخمی ہو کر فرار ہو گئی، اور پتہ نہیں جان بچانے کے لیے کہاں جا چھپی ہوگی، اور مجھے اس سے اس لیے ہمدردی تھی کہ ان لوگوں نے میرے زندگی کا وہ جمود توڑا تھا جو مجھ پر طاری تھا، اور نہ جانے نوکری کی تلاش میں کب تک بھٹکتا رہتا، کب تک الجھنوں اور پریشانیوں کا شکار رہتا، لیکن ان لوگوں نے خواہ کسی غلط فہمی کی بنیاد پر ہی صحیح مجھے میری دنیا سے نکال کر مجھ پر احسان کیا تھا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب کیا کیا جائے، اور سب کے سرپرست تو سر سے ہٹ گیا تھا، اور میں تنہا کسی طرح عسکری کا مقابلہ کر سکتا ہوں، اور میں حالات میں جب میں در حقیقت وہ نہیں تھا جو سمجھا جا رہا تھا۔ تابہ کا باپ ابو سلمان بلا شبہ ایک اعلیٰ پولیس افسر تھا، لیکن اگر میری حیثیت کو چیلنج کر دیا جاتا اور میرے بارے میں مکمل تحقیقات کی جاتی تو یہ یقینی امر تھا کہ میری حیثیت کھل کر سامنے آ جاتی۔ ابھی تک تو سب لوگ غلط فہمی کا شکار تھے، اور خود عسکری بھی سوچ رہا تھا کہ کس طرح میں اس کے جال سے بچ نکلا ہوں اور اس کے لیے عذاب ہوں۔ چنانچہ وہ براہ راست مجھ پر ہاتھ نہیں ڈال پا رہا تھا، لیکن زیادہ وقت نہیں گزرے گا اور وہ خطرناک آور اصل صورتحال سے واقف ہو جائے گا۔ اس کے بعد سوائے اس کے کچھ نہ ہوگا کہ مصری جیل خانے میں مجھے اس جیل سازی کے جرم میں سزا ملے گی، اور شاید بقیہ زندگی وہیں بسر ہو جائے۔ بہت سوچتا رہا اور بہت سے فیصلے کیے اور مسترد کیے، اور ابھی سی غور و فکر میں غلطاں تھا کہ پھر کسی نے دروازے پر دستک دی، اور میں بھرائی ہوئی آواز میں بولا، آ جاؤ بھائی، کون ہے؟
लेकिन अंदर दाखिल होने वाली भाई की बजाय बहन थी और हिसाना को मैंने एक ही नज़र में पहचान लिया। उसकी रोशन पेशानी के ऊपर स्याह बालों के झूलते हुए गुच्छे इतने हसीन लगते थे कि अब बयान से बाहर, और मैं संभल कर बैठ गया। हिसाना ने मुझे देखा और मुस्कुरा दी और ख्वाम ख्वाह खुद पर न जाने कितने आज़ाद नादल कर लिए हैं, और मैं कहती हूँ घर चलो, और इस घर के दरवाजे आज भी तुम पर कुशादा हैं। क्यों परेशानियों का अजाब मोल लिए हुए हो, और तुम्हें बहकाने वाले न जाने तुम्हारे साथ क्या करना चाहते हैं। जहन में एकदम छनाका सा हुआ था, और अब इन हालात में जबकि अब्दुल्ला भी नहीं रहा था जो मेरा सबसे बड़ा मुआवन था, और मुझे क्या करना चाहिए। क्या ये बेहतर ना होगा कि एक और ख़तरा बोल लूँ और अस्करी से समझौता कर लूँ, और अगर वो मेरी दौलत जायदाद पर कब्ज़ा करना चाहता है तो हकीकत तो ये थी कि उस दौलत का मेरे वालिद मरहूम से कोई तलक नहीं था, बल्कि वालिद मरहूम ने तो तरके में यतीम खाना छोड़ा था और जहाँ भीख मांग मांग कर गुजारा करना पड़ता था, और अस्करी से अगर कोई मुनासिब सौदा हो जाए तो क्या हर्ज है। मैं देर तक गौर खौजू करता रहा और हिसाना मेरी सूरत देखती रही, और फिर मेरे करीब पहुँच कर बोली, अगर कोई एहसास माने है तो मैं तमाम जिम्मेदारियाँ कबूल करने को तैयार हूँ, और तुम्हें एक बाइज़्ज़त मकाम मिलेगा। और फिर तुम क्यों नहीं सोचते कि मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है और बेशुमार मामलात में डैडी से मुखालफत भी मोल ली है। मुझसे मुलाकात के बाद तुम्हारे अपने डैडी से कुछ गुफ्तगू हुई होगी। हाँ, लेकिन मैं तुम्हें उस मुलाकात के बारे में उस वक्त तक नहीं बताऊंगी जब तक तुम्हारे और डैडी के दरमियान तल्कात बेहतर ना हो जाएं। ठीक है हिसाना, मैं तैयार हूँ, और मैंने जवाब दिया, और हिसाना मुतहय्यराना अंदाज में मुंह खोलकर खड़ी हो गई, और फिर उसकी आंखों में मसरत की चमक नज़र आने लगी, और फिर वो इतनी बेख्तियार हो गई कि मैं भी बेख्तियारी की मंजिल की तरफ दौड़ने लगा। मगर दूसरे ही लम्हे अक्ल उस ख्याल को डंक मारकर फना कर दिया, और मैंने अपने आप को संभाल लिया। हिसाना ने बहुत सी बातें की और उसके बाद वो मुझे साथ लेकर चल पड़ी, और अब किसी से मशवरा तो करना नहीं था, और कम अज़ कम अस्करी की रिहाइश गाह में दानिश की हैसियत से कुछ ना कुछ तो ज़िंदगी मिलेगी, वरना चंद रोज़ के बाद मेरे पास मौजूदा रकम ख़त्म हो जाएगी, और फिर मिस्र की सड़कों पर भीख मांगना पड़ेगा जो अपना पुराना पेशा था। हिसाना की खूबसूरत कार अस्करी की यानी मेरी कोठी में दाखिल हो गई, और जब मैं हिसाना के साथ कार से नीचे उतरा तो कोठी के सदर दरवाजे ही में एक और खूबसूरत शक्ल नजर आई। मिस्री ख़वातीन के बारे में उससे पहले ज़्यादा नहीं जानता था, लेकिन हकीकत यह थी कि यहाँ का हुस्न बेमिसाल था, और क्लोपेट्रा की सरजमीन नस्वानी हुस्न से माला माल थी, जबकि मर्दों में शायद वजी इंसान मिस्र में नहीं पैदा हुआ था जो हुस्न के मुकाबले में अपनी रवायत छोड़ जाता। वो लड़की आगे बढ़ी और किसी कदर तीखी अंदाज में बोली, तो आप आ गए। संदल, तुम्हारा लहजा बेहतर नहीं, जाओ अंदर जाओ। और हिसाना ने उसे डांटते हुए कहा, और मुझे साथ लिए हुए कोठी के अंदरूनी हिस्से की जानब चल पड़ी। बड़ी आलीशान कोठी थी, और अब्दुल्ला का मकान उसके सामने झोंपड़ा मालूम होता था, और वो बेचारा वाकई बहुत बड़े आदमी से टक्कर ले रहा था, और उसका नतीजा ज़ाहिर हो गया। हसाना मुझे कमरे के दरवाजे के सामने ले आई, और फिर उसने दरवाजे के ऊपर एक जगह लड़की हुई चाबी उतार कर मेरे हवाले करते हुए कहा, तुम्हारा कमरा आज भी उसी तरह रास्ता है, और तुम्हारा मुंतज़िर, और हम में से किसी ने उसे इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं की। बस इसे खोल कर साफ़ कर दिया जाता था, और सिर्फ इस तसव्वुर के तहत कि तुम वापस आओगे। मैंने अपने कमरे का ताला खोला और अंदर का माहौल देखकर आंखें बंद कर लीं। दिल चाहा कि पाँव से जूता उतार कर खोपड़ी में 10-20 जूते लगाऊं, और इतनी आरामदार रिहाइश छोड़कर मैं अब्दुल्ला के चक्कर में पड़ा हुआ था। अरे भाई, अगर रहने की जगह ही मिल जाए और यहाँ पर खाने पीने और जेब का खर्च मिल जाए तो कौन बदनसीब है जिसे अस्करी से मुखालफत हो सकती है। दबीज ऊनी कालीन बिछे हुए थे और इतनी अजीमो शान मसहरी बिछी हुई थी कि मैं उस पर कलाबाजियाँ खा सकता था, और हर चीज़ से नफासत टपक रही थी। छत में इंतहाई कीमती फानूस लटका हुआ था, और दीवारों पर कीमती तस्वीर आरास्ता थीं, और ये सब मेरी ख्वाबगाह में था। लेकिन इन तमाम चीज़ों को देखकर बेखुद हो जाने का मतलब यह था कि रेल पटरी से उतर जाए, सो मैंने अपने अंदाज को बंद ही रखा। हिसाना ने मेरे दोनों शानों पर दबाव डालकर मुझे मसहरी पर बिठा दिया, और फिर पुरमसरत अंदाज में बोली, अपनी दुनिया में अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ करो, और आज भी हर शख्स तुम्हारे लिए उसी तरह अपनी आगोश वाह किए हुए है। शुक्रिया हिसाना, और शायद तुम इस बात पर यकीन ना करो कि मैं अपनी मर्जी से यहाँ नहीं गया था, बल्कि
गुजरी हुई बातों को भूल जाना ही बेहतर होता है, और दानिश गलत फहमियाँ ना जाने कौन कौन सी अलमियाँ जन्म देती हैं, और बाद अवकाश जोशे जज्बात में इंसान वो सब कुछ कर बैठता है जो उसका मकसद नहीं होता। और बेहतर यह है कि गुजरे हुए वक़्त को ज़हन से बिल्कुल निकाल दो। ठीक है हसाना, मैं तुम्हारी हदायत पर अमल करूँगा, मैंने जवाब दिया। और दोपहर का खाना तैयार हो गया था। एक मुलाजमा ने मेरी रहनुमाई खाने के कमरे तक की, और यहाँ मैंने पहली बार मिस्टर अस्करी को देखा। और मिस्री रवायात का नमूना बुलंदो बाला कद्दो कामत वाले इस शख्स को दूसरी बार मैंने बिल्कुल करीब से देखा था। और सफ़ेद बालों के नीचे जानदार चेहरा, लिबास में नफासत और होंठों पर तलख मुस्कुराहट। बैठो दानिश, खाना खाओ और खाने के बाद तुमसे तफसीली गुफ्तगू होगी। और अस्करी साहब ने कहा, और मैं खामोशी से खाने में मसरूफ़ हो गया। ऐसी ऐसी लजीज डिशें थी कि दिल चाह रहा था कि मेज़ पर ही चढ़ जाऊं, लेकिन अक्कड़ सहारा दिए हुए थी। और चंद लुकमे खाए और दिल पर जबर किया ताकि मेरा अज़्म हलाल का मुकम्मल अजहार हो सके। और बेगम अस्करी भी मौजूद थी। शक्ल ही से खरांट और मकार नज़र आ रही थी, और ये औरत आंखों में नफरत की झलकियां पाई जाती थीं। और इस दौरान उसने एक बार भी मुझसे गुफ्तगू नहीं की। और कम बख्त जलील बेचारे दानिश का माल खाए हुए बैठी है और किस तरह से उससे नफरत का इजहार कर रही है। अस्करी साहब ने खाने के बाद मुझसे अपने साथ चलने के लिए कहा और अपने कमरे में ले गए। और ये कमरा भी नफासत और आरास्तगी की आला मिसाल था, और कुछ कहना ही बेकार था। दौलतमंद लोगों ने दुनिया ही में दौलत की करिश्मा साजियों से अपनी जन्नत तामीर कर ली है, और ये उसी जन्नत का नमूना है। उन्होंने मुझे एक आरामदा कुर्सी पर बैठने के लिए कहा, और फिर खुद सगार दांतों में दबाकर सोने के खूबसूरत लेटर से उसे सुलगाने लगे। तुमने अपनी यह ज़िंदगी कहाँ गुजारी है दानिश? ये तमाम बातें अब बेमकसद हैं अस्करी साहब, मैं वापस आ गया हूँ और आपकी शिकायत पर। तुम्हारे दिल में अभी तक कदूरत है। और सुनो दानिश, और मैंने तुमसे पहले भी कहा था और आज भी मेरे लिए मेरे वही अल्फाज हैं। अबू दाऊद मेरे दोस्त थे और हम दोनों का मुश्तरका कारोबार करते थे, लेकिन इस कारोबार की खास नोयत थी। दर हकीकत मेरा असल कारोबार कुछ और ही था, और मैं उसका इजहार करके मरहूम की रूह को शर्मिंदा नहीं करना चाहता। यूँ समझो कि मैं दिमाग था और वह बदन। मैं सोचता था और वो अमल करते थे। और जिस कारोबार के तुम दावेदार हो, अगर उसके लिए अदालती कार्रवाई हो जाए तो तुम पाई पाई से मोहताज हो जाओगे। तमाम कारोबार मेरे नाम हैं। और ये दूसरी बात है कि उसके बहुत से मफादात अबू दाऊद को पहुंचते थे। मैं ये नहीं कहता कि ये तमाम मिल्कियत मेरी है, और अबू दाऊद का भी कुछ था, और क्योंकि वह बहर तौर मेरा साथी था, लेकिन कारोबारी तौर पर तुम मुझे मफलूज नहीं कर सकते। अब्दुल्ला एडवोकेट का उसका कारोबार का तीसरा दावेदार बनना चाहता था, और सिर्फ इस बुनियाद पर कि उसे कारोबार की हकीकत मालूम थी। वो बदबख्त मुझे मुसलसल ब्लैकमेल करता रहता था, और उसकी वजह से मुझे तुम्हारे खिलाफ ये कार्रवाई करना पड़ी। बेहतर यह है कि तुम मुकम्मल तौर पर मेरे हक़ में दस्तबरदार हो जाओ। तुम्हारी अपनी ज़िंदगी के लिए वही सब कुछ मौजूद है जो अबू दाऊद के लिए था, और ये सब कुछ इतना है कि तुम्हारी पुश्तें भी ऐश कर सकती हैं। और बेहतर होगा कि अब इस सिलसिले में मुझसे तावन करो। मैं हारा हुआ जवारी हूँ अंकल, और हारे हुए जवारी को यह हक़ नहीं पहुँचता कि वह सौदेबाजी करे। वाह, बहुत खूब, अच्छा फ़ैसला है। और अगर ये बात है तो मेरी तुमसे तमाम दुश्मनी ख़त्म। अब हम नए साथियों की हैसियत से आगाज़ करेंगे। मैंने गर्दन खम कर दी, और मिस्टर अस्करी का चेहरा गुलनार हो रहा था, और उन्होंने मेरे शाने पर थपकी दी और मुस्कुराते हुए बोले, जाओ ऐश से रहो, और किसी किस्म का फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारी ज़िंदगी में सब कुछ वापस आ गया है, और इसे तुम खो चुके थे। बज़ाहिर मजमल, लेकिन दिल ही दिल में कलाकारियाँ लगाता हुआ मैं वापस अपने कमरे में आ गया था। और भला मुझे क्या पड़ी थी कि एक शानदार ज़िंदगी छोड़कर बहुत बड़ी दौलत के असूल की तलाश में सरगर्दा हो जाता, और जो कुछ था यही काफ़ी था। हसाना का रवैया तो पहले ही मेरे साथ अच्छा था, और अब संदल भी मुझसे गुल मिल गई, और ये दोनों हसीनाएं बारहा मेरे दिलो दिमाग को इब्लीस का मस्कन बना चुकी थीं। मगर मैं हर बार उसको नकल मकानी पर मजबूर कर देता था। और मेरे पास एक शानदार गाड़ी थी जिसे मैं अपनी ख्वाहिश के मुताबिक मिस्र की सड़कों पर दौड़ा सकता था, लेकिन अभी जल्दबाजी नहीं करना चाहता था। इस दौरान ना तो ताबा से मुलाकात हुई और ना रुबाब का पता चला, और अस्करी साहब से ये पूछना इंतहाई खौफनाक था कि अब्दुल्ला को किसने कत्ल किया। और फिर एक शाम मैंने अपनी कोठी में अबू सलमान को देखा, और वो अस्करी साहब के साथ बातें करता हुआ अंदर आ रहा था, और उस गांठ जोड़ को मैंने दिलचस्पी की निगाह से देखा।
ابو سلمان تنہا ہی تھا اور وہ عسکری صاحب کے کمرے میں داخل ہو گیا اور کافی دیر تک ان سے گفتگو کرتا رہا اور پھر اپنی کار میں بیٹھ کر چلا گیا۔ اسی رات کو عسکری صاحب ایک اور شخص کے ساتھ اندر آئے اور یہ بھاری بدن کا جوان آدمی تھا۔ عسکری صاحب نے اس سے میرا تعارف کراتے ہوئے کہا، وہ فواد ایڈوکیٹ ہے نا، اور کچھ کاروباری کاغذات تیار کر کے لایا ہے اور جن پر مجھے دستخط کرنا ہے۔ فواد نے ایک فائل نکال کر میرے سامنے رکھتے ہوئے کہا، اور یہ ان کاغذات کی نقول ہے دانش صاحب، بہتر یہ ہے کہ آپ اس کا جائزہ لے لیں اور اس کے بعد مجھ سے گفتگو کریں۔ ان کاغذات پر دستخط آپ کو عدالت میں پیش ہو کر کرنے ہوں گے۔ میں نے کاغذات کی فائل لے کر رکھ لی اور جو زندگی مجھے مل گئی تھی اس کے بعد باقی کارروائیوں میں مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا۔ چنانچہ میں نے اس پر آمادگی ظاہر کر دی۔ ماحول خوشگوار ہو رہا تھا۔ فواد چلا گیا۔ عسکری صاحب نے مسکراتی ہوئی نگاہوں سے مجھے دیکھ کر کہا، تمہارے اس تعاون کو میں قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ تم اطمینان رکھو اور یہ سب کچھ ہونے کے بعد تمہاری قدر و منزلت میں کچھ اور اضافہ ہو جائے گا۔ میں نے اطمینان رکھا، لیکن اپنے کمرے میں داخل ہو کر ان کاغذات کو پڑھتے ہوئے میرا اطمینان رخصت ہو گیا۔ کاغذات میں واضح طور پر تحریر درج تھی کہ میرے والد ابو داؤد عسکری کے کروڑوں ڈالر کے مقروض تھے اور اپنی تمام حصص عسکری کے ہاتھوں فروخت کر چکے تھے، اور اس کا اظہار انہوں نے مجھ سے کیا تھا اور مجھے ہدایت کی تھی کہ جس طرح بھی بن پڑے اپنی ہمت اور محنت سے عسکری کا قرض چکانے کی کوشش کروں اور اپنے طور پر کسی چیز کو اپنا نہ سمجھوں، کیونکہ وہ سب عسکری کی ملکیت ہے۔ شاید میں ان تمام باتوں کو مان بھی لیتا، اور جب عسکری مجھے ایک اچھی زندگی دینے پر آمادہ تھا تو میرا ان تمام چیزوں سے کیا واسطہ۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دانش کے دستخط کون کرے گا، اور میں نے تو کہیں اس کے دستخطوں کا نمونہ بھی نہیں دیکھا تھا۔ عبداللہ ایڈوکیٹ نے کچھ کاغذات تیار کیے تھے جو مقدمے کے لیے تھے، اور اس وقت بھی میرے دستخطوں کی بات آئی تھی، لیکن اس وقت یہ خیال میرے ذہن میں نہیں آیا تھا۔ ہاں، یہ ہو سکتا تھا کہ تھوڑی سی چالاکی میں بھی دکھا جاتا اور کسی طرح دانش کے دستخطوں کو طلب کر لیتا اور پھر اس کی نقل کرنے کی کوشش کرتا، لیکن اب تو میرے سامنے بالکل اندھیرا پھیلا ہوا ہے اور کہیں میری پول نہ کھل جائے۔ بہت دیر تک اسی پریشانی کا شکار بیٹھا رہا اور کوئی ترکیب سمجھ میں نہیں آئی۔ بہرطور کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا، اور ممکن ہے کہ کسی طرح حسانہ میری معاون بن جائے، اور یہ لڑکی مجھ سے کافی متاثر معلوم ہوتی تھی۔ اس کی نگاہوں میں میرے لیے پیغامات تھے، لیکن ابھی تو میری اپنی زندگی ہی بنور میں ڈول رہی تھی، اور کوئی مضبوط سہارا مل جاتا تو شاید میں نگاہوں کے ان پیغامات کا جواب دینے کی کوشش بھی کرتا، کیونکہ اتنا بے حس بھی نہیں تھا میں۔ سوچتے سوچتے دفتر ایک خیال ذہن میں آیا، اور میں نے اپنی جگہ سے اٹھ کر ان الماریوں کی تلاشی لینا شروع کر دی جو میری ملکیت تھی اور جن میں میرا تمام سامان پڑا رہتا تھا، اور میں نے اس سامان کی تلاشی لینا شروع کر دی اور دفتر میرا دل و خوشی سے اچھل پڑا۔ مجھے کچھ ایسے کاغذات مل گئے اور جن پر دانش کے دستخط تھے، اور اس وقت کی خوشی کا عالم بیان نہیں کر سکتا۔ دل مسرت سے اچھل پڑا تھا، اور پھر آدھی رات تک میں مختلف کاغذوں پر دانش کے دستخط کرتا رہا اور آہستہ آہستہ ان پر اتنا عبور حاصل کر لیا کہ کوئی ماہر ہی ان دستخطوں کو پہچان سکتا تھا، اور اس کارنامے پر مجھے جتنی خوشی ہو رہی تھی بیان نہیں کر سکتا۔ آپ مجھے احمق سمجھ رہے ہوں گے اور اپنے ہاتھ کاٹ کر بھلا کوئی خوش ہو سکتا ہے، لیکن جناب میں صلح جو انسان ہوں، اور پھر لڑائی کس بنیاد پر ہو؟ جو کچھ میں تھا وہ نہیں تھا، اور اگر وہ کوئی گہرائیوں میں اتر ہی جاتا تو، اور ابھی تک عسکری صاحب نے اس پر غور نہیں کیا تھا، لیکن اگر وہ تحقیقات کرنے بیٹھ جاتی تو پھر کیا ہوتا؟ جیل جاتا یا واپس بھیج دیا جاتا، اور واپسی پر خالہ شہادت کی کھولی میں جانے کے بجائے اب تو میں قبر میں ہی جانا پسند کرتا، اور اس تصور سے ہی خوف طاری ہو جاتا تھا، اور اس لیے تھوڑے ملے کو غنیمت سے جان رہا تھا۔ دوسری صبح عسکری صاحب نے ناشتے کی میز پر پہلا سوال یہی کیا تھا، کاغذات پڑھ لیے تم نے؟ ہاں، کیا فیصلہ کیا؟ میں آپ سے تعاون کروں گا، میں نے جواب دیا۔ عسکری صاحب اچھل پڑے اور پھر انہوں نے میرا شانہ تھپکتے ہوئے کہا، اگر یہ فیصلہ تم پہلے ہی کر لیتے تو خیر، دیر آئے درست آئے، اور میں اپنے ایڈوکیٹ کو تمہاری رضامندی کی اطلاع دے کر آتا ہوں۔ اور میرے اس قرار کے بعد حالات ہی تبدیل ہو گئے، اور عسکری صاحب کے اہل خاندان خوش تھے، اور ہر شخص مجھ سے محبت کا اظہار کر رہا تھا، اور ایڈوکیٹ نے 3 بار مجھ سے ملاقات کر کے مختلف کاغذات پر میرے دستخط لیے، اور پھر ایک دن مجھے عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ میں نے رٹا ہوا بیان دہرا دیا اور آخری کاغذ پر عدالت میں جج کے سامنے دستخط کر دیے، اور کام پورا ہو گیا۔
لیکن واپسی کے بعد اچانک ہی میں نے حالات بدلے ہوئے محسوس کیے اور سب نے کینچلی اتار دی تھی اور شام کی چائے پر مجھے نہ پوچھا گیا اور رات کا کھانا مجھے میرے کمرے میں دے دیا اور مجھ پر ایک دم ہول سوار ہو گیا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اور کھانا بھی نہیں کھایا گیا اور رات کے پہلے پہر میں نے حسانہ کی خوابگاہ پر دستک دی۔ اندر روشنی تھی اور حسانہ شاید کوئی کتاب پڑھ رہی تھی اور اس نے دروازہ کھول کر مجھے دیکھا اور سرد لہجے میں بولا، کیا بات ہے؟ حسانہ، میں دانش ہوں اور میں تمہارے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ تم سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں حسانہ، اور میری بات تو سن لو۔ اور میں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، مجھے حکم ملا ہے کہ تم سے کوئی بات نہ کی جائے اور اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ اور اس نے کہا اور بے رخی سے دروازہ بند کر دیا۔ میں سناٹے میں رہ گیا تھا اور اب اس چلاک خاندان کی سازش تشت ازبام ہو گئی تھی اور اب مجھے احساس ہوا کہ جعل ہی صحیح اور وہ دستخط کر کے مجھے کتنے بڑے خسارے سے دوچار ہونا پڑا۔ دل میں غم و غصے کا طوفان برپا ہو گیا، لیکن میری اپنی پوزیشن ہی کیا تھی؟ اور حسانہ کے کمرے سے پلٹا تو پیچھے ہی کوئی کھڑا ہوا نظر آیا اور میں خوف سے جھجری لے کر رہ گیا اور وہ عسکری صاحب تھے۔ میں آدھی رات تک بھٹکتا رہا اور پھر ایک شبینہ ہوٹل میں جا بیٹھا۔ دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا، اب کیا ہوگا؟ اور مرحوم عبداللہ کے دیے ہوئے کچھ پیسے موجود تھے، لیکن وہ کب تک ساتھ دے سکتے تھے؟ دیار غیر میں کیا قسمت آزمائی کرتا، اپنے ہی وطن میں تقدیر نے ساتھ نہیں دیا تھا۔ ہوٹل میں بیٹھے بیٹھے صبح کر دی اور کمر دکھ کر رہ گئی تھی اور چہرہ اتر گیا۔ سخت ہیجان برپا تھا اور دل و دماغ پر، اور قاہرہ کے گلی کوچوں میں آوارہ پھرتا رہا اور کسی ہوٹل میں کمرہ حاصل کیا جا سکتا تھا، لیکن اس کے بعد کھانے کے بھی لالے پڑ جاتے۔ دفتن تاریکی میں ایک شمع روشن ہو گئی اور تاباں کا خیال آیا۔ میں نے ٹیلی فون کی تلاش میں نگاہ دوڑائی اور پھر ایک پیبلک پو سے تاباں کے دیے ہوئے نمبر ڈائل کیے۔ ہیلو، اور ایک مردانہ آواز سنائی دی، ہیلو، مس تابا سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ دانش داؤد۔ ہولڈ کیجیے۔ اور پھر چند منٹ کے بعد تابا کی آواز سنائی دی، ہیلو دانش۔ ہیلو تابا، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ کہاں؟ جہاں تم کہو۔ فروزہ کافی ہاؤس اور قصر الحمرا والے راستے پر ہے اور خوبصورت جگہ ہے، اور وہاں آ جاؤ۔ اور کتنی دیر میں پہنچو گی؟ یہی کوئی 10 منٹ کے اندر اندر۔ اوکے، پہنچ جاؤ، میں نے کہا اور باہر نکل آیا۔ پھر ایک ٹیکسی روکی اور اس میں بیٹھ کر قصر الحمرا کے جانے والی سڑک پر چل پڑا، اور فیروزہ لبے سڑک تھا، پرسکون ایئر کنڈیشن، اور میرے پہنچنے کے چند منٹ کے اندر ہی تاباں آ گئی اور حسب معمول شگفتہ اور مجھے دیکھ کر چونک پڑی۔ ارے کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ خیریت؟ کیا بات ہے؟ کیا پیوگی تاباں؟ اور میں نے پھیکے لہجے میں کہا، ابھی کچھ نہیں، اور پہلے اپنی اس کیفیت کے بارے میں بتاؤ۔ اور تاباں نے الجھے ہوئے انداز میں کہا، تقدیر نے میرے وجود کو ٹھکرا دیا ہے تاباں، اور میں ہر بازی ہار چکا ہوں۔ مگر ہوا کیا؟ اس نے پوچھا، اور میں نے اسے پوری کہانی سنا دی۔ تابا کے چہرے کے رنگ بدلتے رہے اور پھر اس نے کہا، اور تم نے ان لوگوں پر اتنا اعتبار کیوں کیا؟ حماقت تمہاری ہے۔ آؤ اٹھو، اور اس سلسلے میں ڈیڈی سے بات کیے لیتے ہیں اور وہ ضرور تمہاری مدد کریں گے، تمہیں کوئی مشورہ دیں گے۔ اٹھو اور بعد میں کچھ پئیں گے۔ اور تابا نے ضد کی اور میں اٹھ گیا۔ ابو سلمان کے دفتر میں ہم نے اس سے ملاقات کی اور مجھے دیکھ کر اس نے عجیب سی شکل بنائی۔ تابا نے پرجوش لہجے میں پوری کہانی ابو سلمان کو سنائی اور وہ بالکل بے حسی سے یہ داستان سنتا رہا۔ آپ عسکری کو اس کے اس جرم کی سزا دیں گے نا ڈیڈی، اور اسے گرفتار کر لیں گے؟ تابا نے کہا، یہ نہایت بیوقوفی کی بات کہی ہے تم نے۔ عسکری کو جانتی ہو تم، اور قصور کسی کا نہیں ہے، دانش تمہارا ہے۔ اور تمہاری عقل کہاں چرنے گئی تھی جس وقت عدالت میں دستخط کیے تھے تم نے اور ہوش و حواس کے عالم میں تھے؟ کیا کسی کا کیا قصور؟ لیکن مجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اور کیا عدالت میں؟ ابو سلمان نے پوچھا۔ نہیں۔ اور پھر اس زبانی وعدے کی کیا حیثیت؟ تم اپنے سب کچھ کھو چکے ہو نوجوان، اور بہتر ہے کہ زندگی کھونے کی کوشش نہ کرو۔ اور عسکری کی قوتوں کا غلط اندازہ لگایا ہے تم نے۔ اس کے ہاتھ بہت لمبے ہیں، اور سنو، وہ اگر چاہے تو آسانی سے تمہیں عبداللہ اور سفولت کے قتل کے الزام میں پھنسا سکتا ہے، اور وہ اگر چاہے تو کسی بھی سڑک پر تمہاری خون میں ڈوبی ہوئی لاش پڑی ہوگی۔ زندگی بچاؤ اور زندگی کے لیے نئے سرے سے جدوجہد کرو، اور اس کے علاوہ تمہیں کوئی مشورہ نہیں دے سکتا۔ لیکن ڈیڈی، تابا نے کہا، تم جا سکتے ہو دانش۔ تابا، مجھ سے تم سے کام ہے۔ اور سنا تم نے نوجوان، تم جا سکتے ہو۔ اور ابو سلمان نے سوارکرست لہجے میں کہا، اور میں جلدی سے اٹھ گیا۔ بالکل ٹھیک، اور میرا مطلب ہے خدا حافظ۔
और मैंने बुखलाए हुए अंदाज में कहा, और काहरा की किसी सड़क पर खून में डूबी हुई अपनी लाश मुझे भी नजर आ रही थी और मैं पुलिस ऑफिस से बाहर निकल आया। ये आखिरी उम्मीद भी टूट गई थी और अब चारों तरफ अंधेरा था और रात भर बैठकर गुजारनी थी और कमर सीधी करना चाहता था, लेकिन कहाँ, और कुछ भी तो नहीं जानता था मैं काहरा के बारे में। बहरहाल किसी को शहर जाने के लिए उसकी पैमाइश की जा सकती है और सख्त भूख लग रही थी और इसलिए सड़क के किनारे बने हुए एक होटल में दाखिल हो गया और वहां खाना खाया, पानी के कई गिलास पिए और फिर आइंदा के बारे में सोचने लगा। पहले सर छुपाने के लिए कोई छत मिले और काश खाला शहादत की कुछ जायदाद यहाँ भी होती, और मुंह उठाए हुए सफ़र करता रहा और कोई मंजिल नहीं थी। दूर से अबुल हेल का मुजस्मा नजर आया तो कदम उसी तरफ उठ गए और अबुल होल के मुजस्मे के पास लातादाद खवांचे वाले और सयाब मौजूद थे और गाइड हर अजनबी सूरत की तरफ लपक रहे थे। दुबले पतले से एक मजकूक गाइड ने टूटी फूटी अंग्रेजी में मुझसे अपनी खिदमात पेश की और मैंने ठुकरा दिया। मुझे इस वक्त किसी गाइड की ज़रूरत नहीं दोस्त, बल्कि एक ऐसा रहनुमा चाहिए जो किसी सस्ती सी जगह मेरा क़याम का बंदोबस्त कर दे। कितनी सस्ती जगह होनी चाहिए? गाइड ने पूछा। और जिस कदर मुमकिन हो सके। तुम अगर मुझे $5 अदा कर दो तो मैं एक हफ्ते के लिए तुम्हें एक आरामदायक कमरा दे सकता हूँ और खाना वगैरह तुम्हारा अपना। उससे सस्ती जगह पूरे काहरा में मिल जाए तो मुझे गोली मार देना। और ये अमदादे गैबी थी और जगह कैसी भी हो और खाला शहादत की खोली से तो बेहतर होगी, और पहले एक हफ्ते का बंदोबस्त किया जाए और उसके बाद देखा जाएगा। और मैं ना सिर्फ तैयार हो गया बल्कि $5 का नोट निकाल कर उसकी तरफ बढ़ा दिया। आओ, और उसने नोट एहतियात से अपनी अंदरूनी जेब में रखते हुए कहा, और फिर कुछ दूर चलकर बोला, टैक्सी से चलना पसंद करोगे या? मैंने टैक्सी को तरजीह दी और टैक्सी पुराने शहर की तरफ चल पड़ी और थोड़ी देर के बाद गाइड ने टैक्सी रुकवा दी। मैंने बिल अदा किया और हम नीचे उतर आए और मेरा नाम इस्माइल है। और गाइड एक पुरानी इमारत में दाखिल होते हुए बोला। लकड़ी की बोसीदा सीढ़ियां अबूर करके हम तीसरी मंजिल के कमरे के सामने रुक गए और इस्माइल ने जेब से चाबी निकालकर ताला खोला और कमरे में दाखिल हो गया। और कमरे में गंदगी के अलावा हशीश की बू भी फैली हुई थी और एक तरफ मैला कुचैला बिस्तर बिछा हुआ था और कमरे के वस्त में एक साल खुर्दा मेज़ और 2 कुर्सियाँ पड़ी हुई थी। और मुस्कुराकर बोला, ये तुम्हारी आरामगाह है। शुक्रिया, और मैं ये बिस्तर इस्तेमाल कर सकता हूँ। इस कमरे में जो कुछ भी है और वो तुम इस्तेमाल कर सकते हो, बल्कि अगर चुराना चाहो तो चुरा भी सकते हो, और मेरी तरफ से इजाज़त है। अब तुम आराम करो, मैं चलता हूँ, उसने कहा और वापसी के लिए मुड़ गया। मैंने दरवाज़ा बंद किया और उस मैले से बिस्तर पर आकर लेटा और सुलगते हुए जहन को सुकून देने के लिए नींद इस वक्त बहुत ज़रूरी थी। जागा तो शाम हो चुकी थी और मेरी खुशियों की शाम की मानद और भूख का नामो निशान नहीं था। मुस्तकबिल का एहसास खाया जा रहा था कि आखिर अब क्या होगा, और देर तक अफयूनों के से अंदाज में बिस्तर पर लेटा ऊँगता रहा और फिर एक तरफ रखे हुए पानी के ड्रम से मुंह धोया और फिर पेट पूजा के लिए उस ऐशगाह से बाहर आ गया। और पूरे शहर में हसरत ज़दा लोगों के लिए सब कुछ था और मैंने इश्तहा पर जाकर थोड़ा सा खाया, कुछ देर चहलकदमी की और फिर वापस आ गया। रात हो गई और मैं बिस्तर पर जा लेटा था और रात के किसी हिस्से में मुझे नींद आ गई। दूसरी सुबह जागा तो इस्माइल मुझसे कुछ फासले पर पड़ा हुआ था और ये कम वक्त अंदर कैसे आ गया, और दरवाज़ा तो बंद था। मैं मुंह हाथ धो रहा था और उठ बैठा और मुझे देखकर गलीज दांतों की नुमाइश करता हुआ बोला, कोई तकलीफ तो नहीं है तुम्हें? नहीं, मगर तुम अंदर कैसे आ गए? जिस तरह ज़मीन सांप को रास्ता देती है उसी तरह मेरे इस कमरे में आने के बहुत से रास्ते हैं। नाश्ता क्या करोगे? क्या हो सकता है? इजाज़त हो तो नाश्ता ले आऊँ? ठीक है। और मैंने उसे जेब से एक नोट निकाल कर दे दिया और वो नाश्ता ले आया। नाश्ते के बाद वो तो चला गया, लेकिन मेरे लिए वही नहुसत भरा माहौल छोड़ गया और नींद पूरी हो गई थी। अब यहाँ घिसे बैठे रहना हमाकत थी। चुनाचा फ्लैट को ताला लगाकर कहरा गर्दी करते हुए निकल पड़ा, और मुश्किल पड़ी है तो किसी न किसी शक्ल में आसान भी हो जाएगी, अल्लाह मालिक है। कहरा की स्याह सूझी और जो चीज़ें दूर दूर से देखी थी उन्हें करीब से देखने का ख्याल दिल में आया, और ये भी सोचा कि यहाँ अपने लिए कोई रोज़गार तलाश करूँ ताकि ज़िंदगी गुजारने की कोई हल तो निकले। मैं जिधर मुंह उठा चल पड़ा और थोड़ी देर के बाद दरियाए नील के किनारे पहुँचा। थोड़े फासले पर कहरा टावर बना हुआ था और जो दरियाए नील के दरमियान में एक टापू पर था। इस टापू को एक पल के जरिए किनारे वाली सड़क से मिला दिया गया था और कहरा टावर से कहरा का नज़ारा बेशुमार स्याह यहाँ मौजूद थे।
कहरा टावर से एक बस सयाहों को लेकर वैली ऑफ किंग्स जा रही थी और किराया मालूम किया और बस में आ बैठा। भानत बन के लोग बस में बैठे हुए थे, लेकिन मेरी तरह कोई परेशान हाल नहीं था। बस अबुल होल एवेन्यू से गुजरती हुई कस्बा करनाक की तरफ चल पड़ी और जहां फराना के मकबरे फैले हुए थे और माबदों के करीब पहुंचकर बस रुकी तो सयाह नीचे उतर गए और मैंने भी उनकी तकलीद की। ताहद्दे निगाह मिस्र के पुरइसरार कदीम खंडरात बिखरे हुए थे और एक अजीब सा पुरइसरार सन्नाटा चारों तरफ जारी था। फिराना की हैबत सदियों के बाद भी माहौल पर मुसल्लत थी और सयाह इधर उधर मुंतशिर हो गए थे और मैं एक सिमत चल पड़ा। बगैर छत के हाल में लातादाद सदून नजर आ रहे थे। उनके दरमियान फिराना और उनकी मलकाओं के मुजस्मे मुझे घूर रहे थे और ऐसे महसूस हो रहा था जैसे कोई पुरइसरार गैर मर्री कुव्वत ज़हन को गिरफ्त में ले रही हो और बेशुमार ज़ैर ज़मीन मकबरे भी यहाँ मौजूद थे और मेरे कदम खुद ब खुद एक सिमत उठ गए थे। एक टूटे हुए दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ तो एक सुरंग सी नजर आई और सुरंग नुमा रास्ता मुसलसल ढलान की शक्ल में उतरता चला गया और मैं ख्यालात में डूबा हुआ आगे बढ़ता रहा। थोड़ी देर के बाद मैं एक वसीउ अरीद हाल में मौजूद था और जिसमें चारों तरफ ताबूत रखे हुए थे और सदियों पुराने बोसीदा ताबूत। माहौल पर एक गूंज सी तारी थी और बिल्कुल इस तरह जैसे मक्खियाँ बिन बना रही हों और इन ताबूतों में सैकड़ों साल कबल के इंसान सो रहे थे और मौत की अब्दी नींद। ये सोने वाले न जाने कैसी कैसी पुरइसरार कहानियों के हमल होंगे। और मैं एक जगह बैठ गया और माहौल में ठंडक थी। कपकपी सी बदन में तारी हो जा रही थी और फिर यूँ महसूस हुआ जैसे पलकों पर कोई बोझ पड़ रहा हो और नींद के झोंके से आने लगे और कुव्वते इरादी साथ छोड़ने लगी। क्या हमाकत है और ये कोई सोने की जगह है। मुझे फ़ौरन बाहर निकलना चाहिए और मैं हिम्मत करके उठा, लेकिन जैसे ज़मीन ने मेरे पाँव पकड़ लिए और बदन बेजान होने लगा था और मैं मरने से बचने के लिए बैठ गया और फिर ना जाने बदन किस तरह ज़मीन पर लड़ गया और होशो हवास रुखसत हो गए थे। फिजा में बेहद ठंडक थी और मेरी आंख खुद ब खुद खुली, लेकिन ये क्या आंख खुली थी और कोई शय नज़र नहीं आ रही थी और ऐसी बेपनाह तारीकी थी कि हाथ को हाथ सुजाई नहीं दे रहा था और दफतन मेरे हलक से एक दिलखराज चीख निकल गई और मुझे याद आ गया था कि मैं कहाँ हूँ। ठंडा मकबरा जिसमें चारों तरफ ताबूत बिखरे हुए थे और यकीनन रात हो चुकी थी, स्याह रात, और मैं सदियों पुरानी रूहों के दरमियान हूँ, बचाओ। और मैं फिर घबराए हुए अंदाज में चीखा और उठकर एक सिमत दौड़ पड़ा। रास्ते का कोई तयन उस तारीकी में नहीं हो सकता था और चंद ही कदम दौड़ा था कि किसी ठोस चीज़ से टकराया और बुरी तरह गिरा कि आंखों में तारे नाच गए। जिस चीज़ से ठोकर लगी थी और वो कोई ताबूत था और जिस चीज़ पर गिरा था वो भी यकीनन ताबूत ही था और मैं इस जोर से उस ताबूत पर गिरा कि उसका साल खुदा ढकना टूट गया और हाल में अभी तक मेरी चीख की गूंज के साथ ताबूत के ढक्कन के टूटने की आवाज़ भी गूंज रही थी और फिजा में एक पुरइसरार अरताश तारी हो गया। और उस वक़्त तो मेरे दिल की धड़कनें जैसे रुक गईं जब मैंने गिरते हुए ताबूत से एक रोशनी सी उभरते देखी। ठंडी पुरइसरार रोशनी और ताबूत से फूट रही थी और बिल्कुल गैर महसूस अंदाज में, और मैं फटी फटी आंखों से उसे देखता रहा। रोशनी अब तेज इतनी हो गई थी कि मैं ताबूत में लेटी हुई लाश को देख सकता था और ये मिस्र के किसी फ़िरौन की लाश थी, किसी नौजवान फ़िरौन की लाश, और बदन पर कीमती जेवरात सजे हुए थे और एक अनोखी खुशबू उसके बदन से उठ रही थी। मेरी दहशतज़दा निगाहें उस पर जमी रहीं और दफतन मेरे हलक से फिर एक दिलखराश चीख निकल गई। ऐसा ही भयानक मंजर था वो, और लाश आंखें खोल रही थी और ये मेरा वहम नहीं था। उसकी बड़ी बड़ी आंखों के पपूटे हिल रहे थे और उनमें झड़ी नमूदार होती जा रही थी और फिर वो आंखें पूरी तरह खुल गईं और फिर उसकी गर्दन हिली और उसने घूम कर मेरी सिमत देखी। देखता रहा और यहाँ तक कि उसने अपना हाथ उठा दिया और अंदाज ऐसा था जैसे उठने के लिए सहारा मांग रहा हो। ही और मेरे अल्फाज अजीब शक्ल इख्तियार कर गए। कुछ कहना चाहता था लेकिन जुबान ईट गई थी। लाश के होंठ हिले और एक गूंजदार आवाज़ उनसे फूट पड़ी, तुम राहे मसास हो और यहाँ क्या कर रहे हो? लाश ने कहा। बिल्कुल ठीक नहीं, हरगिज़ नहीं, मैं मंसूर हूँ, बिल्कुल मंसूर। मेरे भाई, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ और बदकिस्मती से आप फंसा हूँ। माफ़ कर दो और तुम्हें अल्लाह का वास्ता मुझे माफ़ कर दो। सच तुम जानते हो और सच तुम्हारे दोस्त की कमज़ोरी है। हाथ आगे बढ़ाओ और मुझे सहारा दो। और उसने फिर हाथ उठा दिया।
नहीं, मैं नहीं, मैंने कहा, लेकिन मेरे हाथ खुद ब खुद आगे बढ़ा और लकड़ी की मानो सख्त और यख बस्ता उंगलियों ने उसे अपने शिकंजे में कस लिया और वो मेरा सहारा लेकर ताबूत में उठकर बैठ गया। मेरा बदन अब बाकायदा लर्जने लगा था और वह मुझे देखकर मुस्कुराया और खड़े खड़े नकूश वाला नौजवान फिरौन था और उसकी आवाज़ फिर उभरी, राय मसास, तुम यहाँ क्यों आए थे? कसम ले लो भाई साहब, और कैसी भी कसम ले लो फिरौन भाई, और मैं राह मसास नहीं मंसूर हूँ, और तुम चाहो तो मुझे दानिश कह सकते हो। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती और मैं तुम्हारे खदू खाल पहचानता हूँ मेरे दोस्त और मेरे वफादार, और तुमने मेरे लिए जिस कदर सऊबतें उठाई हैं मुझे याद है, और काश मैं उनका सिला दे सकता। खदो खाल और लानत इन खदो खाल पर और रूहों तक को धोखा दे देते हैं, और कसम ले लो मेरे भाई, और मेरा चेहरा ही ऐसा है, और कुछ लोग मुझे धोखे में यहाँ ले आए हैं दानिश समझकर, और सारी ज़िंदगी यही होता रहा है मेरे साथ। अब तो मुझे राय मसास समझ रहे हो और मुझे यहाँ से निकाल दो, तुम्हारी मेहरबानी होगी। इतना बड़ा धोखा, और मेरी आंखें इतना बड़ा धोखा खा रही हैं, या फिर तुम झूठ बोल रहे हो? देखो, और झूठ मुझे नापसंद है, और आखिर तुम मुझसे खौफजदा क्यों हो? मैं तुम्हारा दोस्त रईस हूँ और फिरौन चहारम का बेटा रामीस। और क्या साहल नील की वो हसीन शामें भूल गए जब हमारा बजरा सुलोपस तक जा निकलता था और कासाएं चांद की पहली किरण के साथ रक्सा हो जाती थी? और क्या तुम्हें अश्तारा भी याद नहीं, जिससे हम दोनों भीख वक्त इश्क करते थे और बाद में तुमसे समझौता कर लिया था? मैं सिर्फ मंसूर हूँ, मान लो मेरी बात, और मैं एक मुसीबत ज़दा इंसान हूँ। बड़ी पुरदर्द है मेरी कहानी, बड़ा परेशान हूँ। और अभी आग की कसम, कौन बदबख्त हैं और वो जो मेरे दोस्त को परेशान करने की जुर्रत कर रहे हैं? तुम्हारी ज़मीन के बाशिंदे या मेरी तकदीर के बदनमा सितारे, और वह सब तुम्हारे ज़ैर नगी रहे हैं। और अगर तुम रामास नहीं हो तो उस जैसे ज़रूर हो, और ये तारीख की अनोखी मशाबत है। राह मसास के नाम पर मैं तुम्हें कबूल करता हूँ और मेरी सारी कुव्वतें तुम्हारे साथ हैं। कुव्वतें? और मैंने हैरत से पूछा। हाँ, रामीस लासानी कुव्वतों का मालिक है और हमने कायनात से आंखें बंद कर ली हैं, लेकिन हमारी रूहें काने काय हैं और माहौल पर, और आज भी हमारे कलमरू हैं और हमारा ही सिक्का चलता है। कौन है जो हमसे इनकार की जुर्रत करे? और ये दूसरी बात है कि हम अपनी अब्दी आराम गाहों में महू अस्तराहत हैं। ये चेहरा मुझे हज़ारों धोखे दे चुका था और बड़ी तकलीफ़ें उठाई थी मैंने इस चेहरे से, लेकिन अगर ये चेहरा तुम्हारे किसी दोस्त से मफासरत रखता है तो मुझे मेरी मुसीबतों का हल दे दो, और तुम्हें अपने रब्बे ई आ का वास्ता। सिर्फ ई आ, उसने तसी की। चलो वही सही, और पहले मुझे कुछ इस खौफनाक जगह से निकाल दो। राइस उठकर खड़ा हो गया और बुलंदो बाला कदो कामत का मालिक था वो, और इस बार उसने मेरा हाथ पकड़ा। चंद कदम चला और दफतन मुझे किसी चीज़ से ठोकर लगी और मेरे हलक से आवाज़ निकल गई, लेकिन उसने मुझे अपने मजबूत हाथ में संभाल लिया। और दूसरी आवाज़ मेरे मुंह से उस वक्त निकली जब मैंने संभल कर इर्द गिर्द का माहौल देखा, और मैं उस हाल में नहीं था और वो मकबरा निगाहों से उज्जल हो चुका था, और मैं चांद तले उस सतूनों के दरमियान खड़ा था और जिन्हें मैं दिन की रोशनी में देख चुका था। और दूसरी हालत मुझे उस वक्त हुई जब मैंने रामीस को गायब पाया, लेकिन उसके हाथ का लमस अब भी मुझे महसूस हो रहा था, और चांदनी में ज़मीन पर दो साए नज़र आ रहे थे, जिनमें एक मेरा था और दूसरा उसका, और जिसका वजूद अब सिर्फ साए की शक्ल में मौजूद था। राह अमसास की हम शक्ल, और तुम्हारा कहना दुरुस्त था, यही मेरी दुनिया नहीं है और वक्त आगे बढ़ चुका है, लेकिन तुम आज भी मेरे दोस्त हो और तुम्हारे दुश्मन मेरे दुश्मन। जाओ अपनी दुनिया में जाकर सुकून की ज़िंदगी गुजारो और तुम्हें दुश्मनों पर फौकियत हासिल होगी। लोग तुम्हारे सामने सच बोलेंगे क्योंकि सच मेरी कमज़ोरी है और मैं झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकता, और मेरा वजूद तुम्हारे साथ सफ़र करेगा। जो तुम ना कर पाओगे मैं करूँगा। और राय मसास के नाम पर मैं लर्जने लगा, और फिर मैंने देखा कि मेरे साए में आहिस्ता आहिस्ता मदगम होता जा रहा था, और ये नाकाबिल यकीन मंजर, नाकाबिल यकीन वाक़यात आलम होश में रूनुमा हुए थे। मेरी जहनी क़ुव्वतें मफलूज हो गईं, लेकिन ये सब कुछ हकीकत थी और पुर इसरार और नाकाबिल तरदीद। चांदनी में नहाए सतून मुतअद्दद सिपाहियों के मानद खड़े थे और ताहदे निगाह वीरानी थी। अगर मैं मकबरे से बाहर ना निकल आता तो इन वाक़यात को दिमाग की अख्तरा कह सकता था और ख़ुद भी उन पर यकीन ना करता और सोचता कि सब कुछ मेरे ख्वाब आफरी ज़हन का करिश्मा है। लेकिन सर पर चमकता चाँद और अतराफ़ के मनाज़र इस नाकाबिल यकीन हकीकत का यकीन दिला रहे थे। और अब क्या करूं, मैंने सोचा।
यहाँ से निकल कर करनाक की सीध में चल पड़ो, चलते रहो। और खतरे से बेनियाज होकर और एक जोरदार आवाज़ सुनाई दी और मैं सहम कर इधर उधर देखने लगा। और फिर मुझे एहसास हुआ कि आवाज़ मेरे कानों से नहीं सुनी बल्कि मेरे दिमाग ने महसूस की है। राय मसास, और तुम्हें मुझ पर यकीन करना ही पड़ेगा, और मैंने मकबरा छोड़कर अब तुम्हारे वजूद में रिहाइश इख्तियार कर ली है और मेरी रूह अब तुम्हारे कालब में है। और आवाज़ फिर उभरी और ये आवाज़ रामीस की थी। खुदा की पनाह, एक जान दो कालब तो सुना था, लेकिन अब एक जिस्म और दो रूह का रिवाज भी हो गया। और मैंने कहा, और जो दिल चाहे समझो तुम्हारी मर्जी है। बिल्कुल ठीक, तो मैं नाक की सीध में चल पड़ूं। हाँ, आगे बढ़ो। और अब मैं तुम्हारी आंखों से मिस्र की नई दुनिया देखूंगा। और उसकी पुरमसरत आवाज़ उभरी। मैंने उसकी हदायत पर अमल किया और उस होलनाक वीराने में आगे बढ़ गया। और मुझे अपने जिस्म बिल्कुल हल्का फुल्का सा लग रहा था और मैं इस तरह खुल गया जैसे भरपूर नींद लेकर जागा हूँ। और चलते हुए ज़रा भी थकन नहीं महसूस हो रही थी। कोई 2 फरलांग का फासला तय कर पाया होगा कि दफतन बाई सिमत से 2 तेज़ रोशनियां चमकी और बुझ गईं। और ये किसी कार की रोशनी थी और मैं गैर इरादी तौर पर उसकी तरफ बढ़ गया। दफतन मुझे महसूस हुआ कि जैसे किसी ने चीखने की कोशिश की हो और उसका मुंह भींच लिया गया और मैं ठटक कर रुक गया। दूसरे ही लम्हे मुझे यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने मुझे पीछे से धक्का दे दिया हो। और उसी वक्त फिर एक रोशनी नजर आई जो टार्च की थी। और चौंका मैं अब उस कार के करीब पहुंच गया था और जिसकी हेडलाइट्स जली थी। और उसलिए वो मुझे भी नजर आ गया जो कार के इंजन पर झुका हुआ था और टार्च उसके हाथ में थी और कार का बोनट खुला हुआ था। क्या बात है, और मेरे मुंह से गैर इरादी तौर पर निकला और मैं शशदर रह गया। और ये अल्फाज मैंने अदा नहीं किए थे, लेकिन आवाज़ मेरी ही थी। पता नहीं गाड़ी के इंजन में क्या खराबी हो गई है। और कार पर झुके हुए शख्स ने कहा और सीधा खड़ा हो गया। काफ़ी तनुमंद मिस्री था। और फिर उसने मुझे घूरते हुए कहा, मगर तुम कौन हो और क्या कर रहे हो? इस टेले के पीछे कौन है? और मैंने एक तरफ इशारा करते हुए कहा और इशारे के लिए हाथ भी मेरा उठा था और आवाज़ भी मेरी ही निकली थी। लेकिन खाला शहादत की कसम, इसमें मेरी कुव्वते इरादी का कोई दखल नहीं था। तनुमंद मिस्री ने गर्दन घुमाकर देखा और उसी वक्त घुटी घुटी चीख उपड़ी, बचाओ बचाओ। और आवाज़ नस्वानी थी और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और फिर कुछ धींगा मुश्ती की आवाज़ें सुनाई दी। कोई रेत के टेले के अकब से निकल भागा। और उसी वक्त बोनट के करीब खड़े हुए मिस्री ने हाथ में पकड़ी हुई टार्च पूरी कुव्वत से मेरे मुंह पर दे मारी। अगर टार्च मेरे मुंह पर पड़ जाती तो 2-4 दांत तो ज़रूर ही जड़ जाते, लेकिन मेरा हाथ मशीनी अंदाज में उठा और टार्च मेरी उंगलियों की गिरफ्त में आ गई। बोनट के करीब खड़े मिस्री ने अपना ये वार खाली जाते देखकर मुझ पर छलांग लगा दी। और इस बार भी मैं उसकी पहुंच से बचने में मेरा कोई दखल नहीं था। और बस यूँ लगा जैसे किसी ने मुझे एक तरफ घसीट लिया और फिर मेरी टांग के जोड़ पर एक ज़रब लगी और मेरे हलक से आवाज़ निकल गई। ज़रब की कुव्वत से मेरे जूते की ठोकर छलांग लगाने वाले मिस्री की पेशानी पर पड़ी और फिर किसी ने मुझे बगलों से पकड़ कर उछाल दिया और मैं मिस्री पर जा पड़ा और वह ज़मीन पर ढेर हो गया। मेरा घुटना उसकी नाक पर पड़ा और टेले के अकब से निकल भागने वाला मेरी तरफ दौड़ा। 2 साए उसके पीछे लगे हुए थे और उन्होंने शायद अपने साथी का असर देख लिया था। चुनाचा गुस्से में बफर कर उन्होंने बीक वक्त खौनख्वार चीतों की तरह मुझ पर छलांग लगाई। और उसी वक्त किसी ने मेरी कमर पर लात मारी तो मैं वजन संभाल ना सका और छलांग लगाने वाले दोनों मिस्री मेरे ऊपर से गुजरते अपने ही साथी पर जा पड़े। वो उनके नीचे बुरी तरह चीखा और दोनों उसे छोड़कर मुझ पर लपके। लेकिन उसी वक्त कार की हेडलाइट्स जल उठी और वो दोनों इन रोशनियों की जिद में थे। और चुनाचा दोनों ही ने दहाड़ कर बेख्तियार आंखों पर हाथ रख लिए। और फिर इस बार भी फिर वही हुआ। मुझे गर्दन और पतलून से पकड़कर जोर से उन पर धक्का दे दिया गया और मैंने गिरने से बचने के लिए इस बार उन दोनों का सहारा लिया और इत्मीनान के साथ उनके साथ ज़मीन पर आ रहा। और दोनों के सर इस तरह ज़मीन पर टकराए कि उसके बाद वो उठने की हिम्मत न कर सके और वो 4 बार पाँव मारे और फिर लंबे हो गए। मैं बौखलाहट में तरह तरह के वादे मुंह से निकाल रहा था और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। वो सब कुछ मेरे ही जरिए हुआ, लेकिन गिरने वाला मैं नहीं था और मुझे लड़ाई भड़ाई का क्या तजर्बा था। जिंदगी में किसी से हाथापाई तक नहीं हुई थी, लेकिन इस वक्त ये तीनों आदमी मेरे जरिए लंबे कर दिए गए थे। मैं खौफजदा निगाहों से इधर उधर देखने लगा और तब ही मेरी निगाह स्याह लिबास में मलबूस उस औरत पर जा पड़ी और जिसका अगर चेहरा सामने ना होता तो वह रात की तारीकी में मदगम हो जाती और उसके सुर्ख और सफ़ेद चेहरे पर खौफ मंजमद था। कार की हेडलाइट्स मुस्तकिल
कार की हेडलाइट्स मुस्तकिल रोशन थी और उनकी वजह से अब आस पास का मंजर देखा जा सकता था। औरत दहशतज़दा निगाहों से उन्हें देखती रही और फिर मेरी तरफ घूमी और आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए मेरे करीब पहुंच गई। और खुदा के लिए मेरी मदद करो और मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे यहाँ से निकाल कर ले चलो। बिल्कुल ठीक। और मैंने सहमे हुए अंदाज में कहा, चलो जल्दी चलो और कहीं वो होश में ना आ जाएं, चलो। और फिर वो बोली और अब मैंने संभाला ले लिया और सूरत हाल खासी हद तक मेरी समझ में आ गई थी और यहाँ से निकल जाना ज़रूरी था। मेरा पुरअसरार दोस्त रामीस मेरे बदन में हलूल होकर यह हंगामा आराइयाँ कर रहा था। हर चंद के ये एक अनोखी बात थी और उसे सिर्फ अफसाना तराजी ही कहा जा सकता था, लेकिन मैं इस वक्त जो कुछ हुआ था वो अफसाना नहीं था। मैंने गर्दन झटकी और अपने हवास बहाल करने लगा। चलो चलो और तुम भी यहाँ से निकल चलो, और ये लोग बहुत खतरनाक हैं। औरत ने फिर कहा और उसके खदो काल बहुत ज़्यादा वाज़े नहीं हुए थे। उम्र का भी कोई तयन नहीं हो सका, अलबत्ता बदन से एहसास होता था कि वो उम्र रसीदा औरत है। और मैं थके थके अंदाज में इधर उधर देखता हुआ कार की तरफ बढ़ गया। औरत जल्दी से कार के स्टीयरिंग पर जा बैठी और उसने बटन दबाकर ही लाइट्स बजाईं और फिर सेल्फ लगाकर कार स्टार्ट कर ली और मैं उसके बराबर बैठ गया। एक लम्हे में मुझे कुछ ख्याल आया और मैंने चौंक कर इधर उधर देखा और पता नहीं मेरा हमदर्द, मेरा दोस्त कहाँ है। और तब भी मेरे ज़हन में आवाज़ उभरी, मेरी फिक्र ना करो और मैं तुम्हारे अंदर हूँ। और जी चाहा और बदन टटोल कर देखूँ, लेकिन फिर अपनी समाकत पर शर्मिंदगी हुई। औरत ने बरक रफ्तारी से कार स्टार्ट करके एक सिमत मोड़ दी और फिर बड़ी तूफानी रफ्तार से वो रेत उड़ाती हुई कार आगे बढ़ाने लगी। मैं कार का हैंडल पकड़े मुस्तैद बैठा था क्योंकि बार बार झटके लग रहे थे। और थोड़ी देर के बाद कार सड़क पर आ गई और सड़क पर आने के बाद औरत ने कार का रुख शहर की जानब मोड़ दिया। अब मेरे हवास काफ़ी हद तक बहाल हो गए थे और औरत भी मजबूत आसाब की मालूम हुई, क्योंकि इन हालात से गुजरने के बावजूद उसकी ड्राइविंग में कोई फ़र्क नहीं आया था। और मैं खामोश बैठा रहा और थोड़ी देर तक औरत भी खामोश रही और फिर आहिस्ता से बोली, मैं किस ज़ुबान से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं, और अगर इस वक्त तुम ना होते तो ना जाने क्या हो जाता। और मैंने मुतहय्यराना अंदाज में पूछा, पता नहीं। और वह गहरी सांस लेकर बोली और फिर चौंक पड़ी, मगर तुम यहाँ क्या कर रहे थे? और इस सवाल का जवाब आप ना मांगी तो बेहतर है। नहीं बताना चाहते तो ना सही। बहरहाल तुम मेरे मौसन हो और मैं नहीं जानती कि मैं तुम्हारे किस मशगले में हारज हुई हूँ, लेकिन इस वक्त तुमने मुझे बचाकर बहुत बड़ा एहसान किया है। और मैं खामोशी रहा तो औरत ने कहा, मेरा नाम शहपारा है और यानी नसाद हूँ और यहाँ एक छोटा सा रेस्तोरां तहराना के नाम से चलाती हूँ। और ये गुंडे बहुत अरसे से मुझे परेशान कर रहे थे और इस वक्त मैं एक ज़रूरी काम से निकली थी कि ये मुझे मेरी कार में अगवा करके ले आए। शायद ये मुझसे कुछ कागजात पर दस्तखत कराना चाहते थे। और मैं बहुत परेशान हूँ और मैं पुलिस की मदद भी नहीं ले सकती क्योंकि इन लोगों ने मुझे अपने जाल में फंसा हुआ है। क्या ब्लैकमेल कर रहे हैं आपको? हाँ, और ब्लैकमेलिंग की वजह? मैंने सवाल किया और औरत खामोश हो गई। और तब भी मुझे एहसास हुआ कि यह सवाल गलत था। ज़ाहिर है कि कोई ऐसी कमज़ोरी होगी और जिसकी वजह से कोई उसे परेशान कर रहा था। और उसने काफ़ी देर तक मुझसे कोई गुफ्तगू नहीं की और फिर आहिस्ता से बोली, और तुमने अपना नाम नहीं बताया। दानिश, मैंने जवाब दिया। शुक्रिया मिस्टर दानिश, और एक बार फिर मैं तुमसे ममनूनियत का इज़हार करती हूँ। और शहर में तुम्हें कहाँ छोड़ दूँ? ये सवाल मेरे लिए तशवीशनाक था और पता नहीं कि वो कौन है और मेरे बारे में जानकर कहीं वो मेरे लिए उलझन न खड़ी कर दे। लेकिन बहर तौर मैंने उस इलाके का पता बता दिया और जहाँ इस्माइल की खोली थी, और उस वक़्त वहाँ के अलावा कहाँ जा सकता था। हालांकि काफ़ी रात गुजर गई थी, लेकिन मैं जानता था कि इस्माइल की रिहाइशगाह में दाखिल होने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ी देर के बाद औरत ने मुझे उस जगह उतार दिया और जहाँ से मैं पैदल चलकर उस गंदे इलाके में दाखिल हो सकता था। और उसने अपने नन्हा सा खूबसूरत कार्ड कार की डिग्गी में से निकाल कर मेरे हवाले करते हुए कहा, मैं बार बार शुक्रिया अदा करके बेवकूफ़ी का इज़हार नहीं करना चाहती मिस्टर दानिश, लेकिन अगर कभी मेरी ज़रूरत पेश आए तो बराह करम होटल तहराना चले आना और इस कार्ड पर मुकम्मल पता दर्ज है। मैंने कार्ड लेकर जेब में रख लिया और फिर उस इमारत की तरफ बढ़ गया जिसमें इस्माइल का कमरा था। और इस्माइल आज शायद वापस नहीं आया था क्योंकि बाहर ताला लगा हुआ था। लेकिन जब मैं ताला खोलकर कमरे में दाखिल हुआ तो फर्श पर इस्माइल को पड़े हुए पाया और मैं अंधेरे में चौंक कर आंखें फाड़ने लगा।
یہ کم وقت کہاں سے داخل ہوا، لیکن مجھے پچھلی رات یاد آ گئی کہ جب دروازہ بدستور اندر سے بند تھا اور اسماعیل اندر داخل ہو گیا تھا، شاید اس نے اپنے کمرے میں داخل ہونے کے لیے کوئی اور راستہ بھی بنا رکھا تھا، اور ویسے میرا بستر اس نے خالی ہی چھوڑ دیا کیونکہ $5 میں وہ 1 ہفتے کے لیے بک ہو گیا تھا۔ میں بستر پر بیٹھ کر گردن جھٹکنے لگا اور آنکھوں میں نیند کا شائبہ بھی نہیں تھا، اور دل و دماغ عجیب سی کیفیات کا شکار تھے جو کچھ گزری تھی مجھ پر، اور اب بھی اس پر یقین کرنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا، لیکن یقین نہ کرنا بھی حماقت تھی۔ میرے نادیدہ دوست نے جس طرح میری مدد کی تھی اور وہ ناقابل یقین تھا۔ میرا بدن اس کے زیر عمل کام کر رہا تھا اور میرا دماغ اس کے زیر اثر تھا، لیکن صرف ان لمحات میں جب اس کی ضرورت پیش آتی تھی۔ میرے ہونٹوں سے بے اختیار نکل گیا، رامیز کہو میرے دوست کیا بات ہے، اور مجھے اپنے ذہن میں اس کی آواز سنائی دی اور میں بے اختیار اچھل پڑا۔ گویا تم یہاں موجود ہو۔ ہاں، میں تمہارے ساتھ تمہاری دنیا میں آ گیا ہوں، اور جیسا کہ میں نے تم سے کہا کہ کچھ وقت تمہارے ساتھ ہی گزاروں گا اور تمہاری دنیا کو دیکھوں گا۔ ویسے رامساس تم نے اپنی رہائش گاہ کے لیے بڑی بدنما جگہ منتخب کی ہے۔ میں کیا جواب دوں اس بات کا، اور میرے حالات اگر تمہارے علم میں آ جائیں تو پھر تم مجھے اس جگہ کے قیام میں حق بجانب قرار دو گے۔ تمہارے حالات اور سوالی انداز میں کہا گیا، اور میں دل ہی دل میں ہنس پڑا۔ ایک خیالی پیکر سے گفتگو کر رہا تھا اور جس کا میرے سامنے کوئی وجود نہیں تھا، لیکن اس آواز کا تعلق انہی واقعات سے تھا، اور اب اسے تسلیم نہ کرنا بھی کچھ عجیب سا ہی لگتا۔ اور وہ مجھ سے گفتگو کرتا تھا، اور وہ میرے ہاتھ پاؤں کو مشینی انداز میں جنبش دیتا اور مجھے دوسروں کے دستے برد سے محفوظ رکھتا، اور اس کے بعد بھی میں اس وجود کو تسلیم نہ کروں تو اسے حماقت کے سوا کیا کہا جا سکتا ہے۔ سرزمین مصر پر پر اسرار روایتوں کی عمل تھی، اور یہ روایتیں میں نے افسانوی شکل میں کتابوں میں پڑھی تھیں اور کچھ روایتیں لوگوں کی زبانی سنی، لیکن خود میرا بھی ان روایتوں سے کبھی سابقہ پڑے گا اور اس کا تصور بھی ذہن میں نہیں جاگا تھا۔ آہستہ آہستہ دل کے گوشوں میں ایک روشنی سی پھوٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، اور اگر واقعی میں بھی ان پر اسرار روایتوں میں سے ایک روایت بن گیا ہوں تو پھر کیوں نہ اس روایت سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اور مجھے اپنے ذہن میں ہنسی کی آواز سنائی دی، اور پھر وہی آواز میرے دماغ میں گونجی، دوستوں کی دوستی سے فائدہ نہیں اٹھایا جاتا۔ دوست رائے مساس، اگر تم ماضی کی کہانیاں یاد کرو گے تو تم پر بڑے عجیب و غریب انکشاف ہوں گے، لیکن چھوڑو، اور تمہارا ذہن ویسے ہی پراگندہ ہے، اور بہتر یہ ہے کہ اب آرام کی نیند سو جاؤ، اور صبح جب جاگو گے تو تمہاری طبیعت سے یہ کوفت دور ہو چکی ہوگی، اور اس کے بعد ہم اطمینان سے بیٹھ کر گفتگو کریں گے۔ پتہ نہیں یہ حکم تھا یا کوئی مقناطیسی اثر کہ مجھے فوراً نیند آنے لگی، اور میں نے جوتے اتارے اور انہی کپڑوں میں بستر پر دراز ہو گیا۔ دوسری صبح خوب دن چڑھے جاگا اور بڑی گہری اور پرسکون نیند آئی تھی، اور آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھا تو اسماعیل اپنے بدنما اور غلیظ دانتوں کی نمائش کر رہا تھا اور مسرور نظر آتا تھا۔ اس نے شکر گزار لہجے میں کہا کہ میں جا رہا ہوں ماسٹر، معاف کرنا اور تمہارے بغیر ناشتہ کر لیا، لیکن تمہارا ناشتہ میں نے الگ کر کے رکھ دیا ہے، اور اس لذیذ ناشتے کے لیے بہت بہت شکریہ، اور تم اطمینان سے منہ ہاتھ وغیرہ دھو کر پھر ناشتہ کر لو، خدا حافظ۔ اور یہ کہہ کر وہ دروازے کی جانب مڑ گیا۔ آج یہ احمق آدمی خود ہی ناشتہ لے آیا، لیکن میں نے تو اسے ناشتے کے لیے پیسے تو نہیں دیے، اور منہ ہاتھ دھو کر جب میں اس سال خوردہ میز پر پہنچا تو آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ انتہائی نفیس برتنوں میں ناشتے کی بہت سی اشیاء رکھی ہوئی تھی اور جو قیمتی چیزوں پر مشتمل تھیں، اور یہ تمام چیزیں اسماعیل کے بس کی بات تو نہیں تھی میری طرف سے، اور مجھے اپنے ذہن سے رئیس کی آواز سنائی دی اور میں اچھل پڑا۔ رات کے واقعات ابھی یاد نہیں آئے تھے، لیکن رئیس کی آواز نے بدن پر تھرتھری پیدا کر دی، اور میں متحیرانہ انداز میں ادھر ادھر دیکھنے لگا، اور مجھے رئیس کا ہلکا سا کہکا سنائی دیا، آخر مجھے کب تک تسلیم نہیں کرو گے؟ اور بہتر یہ ہے کہ میری حقیقت کو قبول کر لو، بیٹھو، ناشتہ کر لو، اور یہ میری طرف سے تمہارے لیے تحفہ ہے۔ میں کرسی پر بیٹھ گیا اور سہمے ہوئے انداز میں نے ناشتے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ مجھے بالکل ایسے ہی محسوس ہوا جیسے سامنے والے کرسی پر کوئی اور بھی بیٹھا ہو، اور میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، کیا تم ناشتہ نہیں کرو گے؟ جواب میں پھر وہی ہلکا سا کہکا میرے ذہن میں گونجا، اور میں مادی انسان نہیں ہوں، اور تم نے دیکھ لیا، اور میرا بدن مقبرے کے تابوت میں مدفون ہے۔ صدیوں سے میں گہری نیند سو رہا تھا، اور تم نے میرے تابوت کا ڈھکن کھول کر میری اس نیند میں خلل اندازی کی، اور شاید میں تم سے برگشتہ ہو جاتا، لیکن تمہاری صورت میرے جگری دوست راہ مساس سے ملتی جلتی ہے، اور تمہیں دیکھ کر مجھے راہ مساس یاد آ گیا۔
तुम नहीं जानते कि सरज़मीन मिस्र की ज़ारी वादियों में हमने किस तरह बचपन और जवानी गुजारी, और कभी तफसील से सुनाऊंगा। मेरी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत गुजरी है, और फिर मौत ने हमें एक दूसरे से जुदा कर दिया, और राय मसास शायद किसी और मकबरे में मदफून हो और मेरी रूह उसे तलाश नहीं कर सकती। या फिर ये भी हो सकता है कि वो मट्टी में मिलकर खाक हो गया हो और उसकी लाश को हनूत ना किया गया हो, क्योंकि वो एक आम नौजवान था और मैं उसका हम शक्ल होने की हैसियत से तुम्हें उसकी जगह दे सकता हूँ, और जो कुछ हम रूहें कर सकती हैं वो तुम्हारे लिए करूँगा। मैं तुमसे ये नहीं कहता कि दुनिया की हर नेमत, हर खुशी मैं तुम्हारे कदमों में लाकर ढेर कर दूंगा, लेकिन जो कुछ मेरे बस में है और उससे मैं तुम्हारी मदद करने में दरेग नहीं करूंगा, और तुम्हारी आंखों से मैं इस दुनिया को देखना चाहता हूं। तो क्या अब यह ख्याल तुम्हारे जहन से निकल चुका है कि मैं राय मास हूँ? हाँ, और सारी रात मैंने तुम्हारा जहन पढ़ा। तुम्हारी दास्तान हयात मेरे इल्म में आ चुकी है और तुम वाकई राय मसास नहीं, लेकिन तुम्हारा पुर इसरार चेहरा मुझे राय मास की याद दिलाता है, और मैं अपने दोस्त के नाम पर तुम्हें भी दोस्त गर्दानता हूँ। मेरे जहन को पढ़कर तुम्हें क्या मालूम हो गया होगा और मैं कैसे कैसे मज़ाहिब से गुजर चुका हूँ। तुम्हारा माजी मेरी आंखों के सामने है और मैं तुम्हारे बारे में अच्छी तरह जानता हूँ। वो कि तुम वो नहीं हो जो बनकर यहाँ आए हो, लेकिन अब तुम्हारी ज़िंदगी यही है, तो फिर अपने आप को वही समझो जो बना दिए गए हो। लेकिन अस्करी के बारे में तुम जानते हो। हाँ, मैं जानता हूँ कि वो शख्स शैतान का आलाकार है और दौलत के बल पर उसने अपने लिए बेशुमार पनाहगाहें बना रखी हैं। उसको शिकस्त देने के लिए तुम मेरी मदद कर सकते हो। ये सवाल तुमने बहुत बेहतर किया है, और मैं तुम्हें बता दूं कि किस किस तरह मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं तुम्हारे दुश्मनों की साजिश से आगाह कर सकता हूँ, बता सकता हूँ कि वह तुम्हारे खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन मेरे अजीज़ राय मसास, मैं जिस्मानी कुव्वतें नहीं रखता, क्योंकि मैं बेजिस्म हूँ और रूहों की कुछ इक़दार होती हैं और उन पर भी पाबंदियाँ आयद होती हैं। ये राज मौत के बाद हम पर खुला, और मैं तुम्हें रूहों के राज से आगाह नहीं कर सकता। अलबत्ता ये बताने में कोई हर्ज नहीं कि अब जिस्मानी तौर पर मअतल होते हैं, और पिछली रात उन गुंडों से निपटने के लिए मैंने तुम्हारे बदन को तहरीक दी, और ज़ाहिर है कि उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन हर जगह मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता, और तुम्हें अपनी जिस्मानी कुव्वतों को खुद इस्तेमाल करना होगा। और ये दूसरी बात है कि तुम्हारी रहनुमाई मैं कर दूँ। तुम्हें अपने आप को अपने तौर पर मजबूत बनाना होगा, और सिर्फ मेरे ऊपर भरोसा करना मुनासिब नहीं होगा, और वरना शायद मुझे उसकी इजाज़त मिले। और बेहतर यही है कि तुम अपने आप पर कनात करो, और दुश्मनों से निपटने के लिए ज़हनी और जिस्मानी कुव्वतों का इस्तेमाल ज़रूरी है। Come and fly away with me. Come and fly